बारिश की हल्की बूंदों को देर तक बरसते देखा है, तूफान कोई भी आए चंद पल ठहरते देखा है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कांटों से होकर गुजरता है और कई बार इन कांटों से घबराकर हम अपने कदम को पीछे कर लेते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें कांटों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कांटे ही हमारे कदमों की रफ्तार को बढ़ाते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। माना जाता है कि ये कांटे केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से ही आती है, क्योंकि इन लोगों को इन कांटों से लड़कर अपने मंजिल तक पहुंचने की ताकत मिलती है और यह ताकत इन्हें उनके शब्दों से मिलती है। वो कहते हैं ना, शब्द हमेशा प्रेरित करते हैं। हम जैसा सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उससे ज़रूर प्रेरित होते। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे विचारों का, अनमोल वचनों का होना अति अनिवार्य है। इसलिए बिहार बयान हर रोज़ अपने दर्शकों की सुबह की शुरुआत करवाता है एक अच्छे अनमोल वचन से। तो चलिए महात्मा गांधी द्वारा कहे अनमोल वचन पर नज़र डालते और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। पंखुड़ी जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप सबका अभिनंदन और आभार। धन्यवाद शक्ति जी और बिहार बिहान की समस्त परिवार को, जिन्होंने मुझे आज इस खास दिन पर यहाँ आमंत्रित किया है। और आप सभी को सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हमेशा मेरी यही नृत्य को लेकर जो मेरा मनोभाव है वो हमेशा यही है कि नृत्य कोई एक दिवस नहीं है। नृत्य को हम किसी एक दिन सेलिब्रेट नहीं करें। इट्स आवर लाइफस्टाइल, ये हमारी जीवन शैली है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें नृत्य हमेशा से शामिल रहा है। एक श्लोक है, कहते हैं नृत्यमयम जगतम। इसका मतलब है कि समस्त सृष्टि नृत्यमय है। अगर हम पत्तों की आवाज़ सुने, हवा सुने, एक जीवन जब माँ के गर्भ में आता है उस वक्त भी अगर आप महसूस करें तो वहाँ से एक धड़कन का आरंभ होता है, वो संगीत है। संगीत का आरंभ वहीं से होता है। और कहते हैं गायन वादन नृत्य त्रय संगीत मुच्यते। तो जब गायन वादन और नृत्य सभी एक साथ मिलते हैं तो एक संपूर्ण संगीत का रूप लेते हैं। तो आज के दिन इस विशेष दिवस पर आप सबको नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद शक्ति जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते, 29 अप्रैल को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए बिहार बिहान और आज हमारे बीच बेहद ही खास अतिथि हमारे बीच मौजूद है, तो उनकी प्रस्तुति को, उनकी मौजूदगी को और भी विशेष बनाने के लिए बिहार बिहान उनके द्वारा प्रस्तुत एक नृत्य आप सभी के लिए लेकर उपस्थित है। तो चलिए आनंद उठाते हैं इस विशेष प्रस्तुति का। तो जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने देखा हमारी अतिथि द्वारा विशेष डांस नृत्य प्रस्तुति। तो चलिए अब आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते और बातचीत करते हैं हमारे आज की विशेष अतिथि से। पंखुड़ी जी कहते हैं कि नृत्य एक साधना है, एक तपस्या है, या यूँ कहे कि एक तरह का योग है, या मनुष्य के भावों को व्यक्त करने का एक जरिया। आपके दृष्टिकोण से क्या है यह नृत्य? जैसा कि मैंने अभी बताया कि नृत्य एक जीवन शैली है जिसको कि हम सीख कर, एक कला होती है जो हम सीख कर हासिल करते हैं, उसे अर्जित करते हैं। तो ये जो हमारी लोक नृत्य की परंपराएं हैं, शास्त्रीय नृत्य की परंपराएं हैं, वो हम सीख कर करते हैं। बट नृत्य जो है वो हमारी जीवन शैली है। और हम हर दिन हम जो भंगिमाएं करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसमें भी एक आपको संचालन देखने को मिलता है। तो नृत्य, अगर हम शास्त्रों को ध्यान में रखकर नृत्य की बात करें तो नृत्य अपने आप में अभिनय समाहित है, सात्विक, आहार्य, वाचिक, इन सब चीज़ों का समागम है। और अभिनय जो हमारे भीतर, जो हमारे मन में चल रहा है, उसको हम सामने
बिना कुछ कहे, बिना संवाद के हम उसे सामने तक पहुंचा सकते हैं जो हमारा संदेश है। तो मेरे लिए नृत्य हर दिन जीने की कला है। और हम जैसे जैसे जब हम नृत्य परंपरा में सीखते हैं तो हम उस शैली को सीख कर हासिल करते हैं। परंतु अगर आप देखें तो नृत्य हमेशा चलती रहती है। और हमारे अगर आप वेद, पुराण, शास्त्र, पौराणिक चीज़ों को भी देखें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि नृत्य का जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध रहा है भारत में हमेशा से। और मंदिरों में आप देखें तो हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियाँ हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, आप उसमें भी नृत्य की आपको जानकारी मिलेगी। खासकर कहते हैं कि नृत्य में हमारे जो ईश्वर हैं शिव और कृष्ण, उनको आदि नर्तक कहा जाता है, क्योंकि हमेशा शिव ने, कहते हैं कि शिव ने नृत्य को आरंभ किया और कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण हैं। तो नृत्य की जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध, बहुत पुरानी, और हमारे भारतीय संस्कृति में ये हस्तांतरित होती आ रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो नृत्य की जो खूबसूरती है वह लोक परंपरा में भी है, वह शास्त्रीय परंपरा में भी है, और वह देखने में बहुत समृद्ध है। अंकुरी जी कहते हैं कि पैरों का कार्य चलना होता है, लेकिन पैरों की रुचि सदैव नृत्य करने में होती है। आपकी रुचि किस प्रकार नृत्य के प्रति बढ़ी, आपसे जानना चाहूँगी। नृत्य के प्रति जो मेरी रुचि है वो बचपन से ही मुझ में थी। पर जो मेरी ट्रेनिंग नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में प्रारंभ हुई वो 6 या 7 साल की उम्र से प्रारंभ हुई। उसके पहले मैं अगर कहूँ कि मेरे रोल मॉडल या मैं अपने इंस्पिरेशन, प्रेरणा की बात करूँ तो मैं माधुरी दीक्षित जी से प्रेरित हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि बचपन में मैं बहुत छोटे सी जगह से बिलोंग करती हूँ। बरौनी एक टाउनशिप है बिहार में, और मेरे पापा की पोस्टिंग वहाँ पर थी। तो वहाँ पर हमारे पास नृत्य सीखने की ऐसी कोई बहुत समृद्ध इंस्टीट्यूट नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। हमें गुरु भी बहुत मुश्किल से वहाँ पर मिले थे जिनके पास जाकर हम डांस सीखे। तो उस वक्त में सीखने का सिर्फ एक ज़रिया होता था, वो था टेलीविज़न। और टेलीविज़न पर हम देखते थे जो हमारे बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं या जो डांस आ रहे हैं, चित्रहार है, रंगोली है, ये चीज़ें आती थी तो हम उनको देखते थे। तो समहाउ मैंने माधुरी दीक्षित जी को जब डांस करते देखा तो मैं उनके डांस को टीवी में देखती थी और उसे बखूबी उस तरह से उतारने की कोशिश करती थी। अंकुरी जी, जैसा कि अभी अभी आपने जिक्र किया कि बचपन से आपकी रुचि नृत्य के प्रति थी, आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूँगी कि बतौर नृत्यांगना आपने किस तरीके से अपने मंजिल तक पहुँचने का रास्ता तय किया। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो यात्रा है बहुत सुगम नहीं रही है, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी गैर सांगीतिक है। परिवार में कहीं भी संगीत का कोई अंश नहीं है, बिल्कुल एकेडमिक और एजुकेशनल फैमिली है। प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, इनसे मैं सराउंडेड थी। बट समहाउ जब मैं 6-7 साल की हुई तो मुझसे पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो इंस्टेंट मैंने जवाब दिया कि मैं बड़े होकर डांसर बनना चाहती हूँ। और वो इतनी छोटी सी उम्र में मुझे ये भी नहीं पता था कि नृत्य में कितनी विधाएं हैं, कितनी शैलियाँ हैं। लोक नृत्य अलग है, शास्त्रीय नृत्य अलग है, संगीत की पूरी एक वृहत परंपरा है जिसको सीखनी पड़ती है अगर हम इस चीज़ को प्रोफेशनली कैरी करना चाहें। और तब मैंने उतनी छोटी सी उम्र में मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस परंपरा को प्रोफेशनली आगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में लूँगी। पर कहते हैं कि विधि का विधान जो लिखा है वो ही होता है। फिर उस छोटी सी उम्र में मैंने जैसा आपको बताया कि माधुरी जी मेरी प्रेरणा रही हैं हमेशा से, तो मैं टीवी में देखकर उनके डांस को कॉपी करने की कोशिश करती थी। स्कूल के छोटे छोटे कार्यक्रम में हिस्सा लेती थी, परफॉर्मेंसेस वगैरह करती थी। समहाउ मेरे पापा और मेरे पापा के एक फ्रेंड वो एक बार स्कूल में गए मेरा प्रोग्राम देखने के लिए, एनुअल फंक्शन था वो। वहाँ से दैट वाज द फर्स्ट चेंज था वो मेरी लाइफ में, जब मुझे ये एक गाइडेंस मिला कि हाँ मुझे नृत्य की इस परंपरा में जाना चाहिए। जब पापा के फ्रेंड ने मेरे उस प्रोग्राम को देखा तो उन्होंने पापा को कहा कि आप इसको शास्त्रीय नृत्य सिखाएं। तब हम बरौनी में रहते थे, पापा की वहाँ पोस्टिंग थी। और बरौनी में फिर चूँकि वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं थी, डांस के लिए इंस्टीट्यूट नहीं था, उनके घर में एक गुरुजी आते थे जिनका नाम था सुदामा गोस्वामी जी। तो मेरी पहली नृत्य की शिक्षा, कथक नृत्य की शिक्षा वहीं प्रारंभ हुई। इंस्टीट्यूट नहीं था, बस मैं
उनके घर पर जाती थी, डांस सीखती थी। कोई ऐसा प्लानिंग भी नहीं था कि मुझे डांस में डिग्री लेनी है या कुछ आगे ऐसा प्रोफेशनली करना है। फिर गुरुजी ने ही मुझे बताया कि आप जब सीख रहे हैं, पापा से बात की उन्होंने कि जब सीख रहे हैं तो इनको प्रयाग संगीत समिति से एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं, तो साथ के साथ डिग्री भी हो जाएगी। तो मैंने वो एग्ज़ाम्स देना शुरू किया। तो वो मेरी प्रारंभिक शिक्षा नृत्य की इस तरह से शुरू हुई। फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया, प्रवीण किया। उसके बाद क्योंकि पापा का जॉब जो था वो ट्रांसफरेबल था, तो बरौनी से फिर हम पटना आ गए। पटना आने के बाद बीच में डांस को थोड़ा गैप मिल गया, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। फिर क्योंकि मैंने जैसा बताया कि सांगीतिक परिवार नहीं था, तो फिर से एक गुरु ढूंढना, फिर से एक संस्था ढूंढना कि हम कहाँ पर जाकर डांस सीखें। उस दौरान मेरा एडमिशन 10th क्लास के बाद पटना विमेंस कॉलेज में हो गया। और जैसा कि सब जानते हैं बिहार में कि पटना विमेंस कॉलेज अपने आप में कल्चरली बहुत रिच है। तो वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी के कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में गई। जब मैं उस प्रोग्राम में गई तो मेरी मुलाकात हुई पुष्पा जी, जो उस पूरे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे फिर जब उन्होंने मेरा डांस देखा, क्योंकि उस वक्त मैं लोक नृत्य करती थी स्कूल के कॉलेज के ग्रुप्स में शामिल होकर, तो जब उन्होंने मुझे डांस करते देखा और जो थोड़ा बहुत कथक की मुझे जानकारी थी उन सबको मिला जुला कर मैं कुछ नृत्य की प्रस्तुतियाँ करती थी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया वहाँ से वापस आने के बाद, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद, कि आप भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पर सिर्फ नृत्य की शिक्षा दी जाती है, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं और इनको क्यों वहाँ पर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिलवाते हैं। जी। तो फिर वहाँ से मेरा एडमिशन नृत्य कला मंदिर में हुआ और फिर मैं गुरु शिवजी मिश्रा जी के पास मैंने अपने नृत्य की शिक्षा को आगे कंटिन्यू किया। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी पंखुड़ी जी आपने बताया कि आपके घर में संगीत को लेकर, संगीत जैसा का माहौल नहीं था, फिर भी आपने अपना करियर इसमें बनाया। और हमने सुना है कि आप दुबई में भी रह चुकी हैं, लैटिन अमेरिका में भी रह चुकी हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि वहाँ के लोगों की क्या अभिप्राय है या क्या प्रतिक्रिया है भारतीय नृत्य को लेकर? जहाँ तक हम भारत और भारत के बाहर अगर हम नृत्य की रुचि, अभिरुचि, नृत्य की प्रस्तुति या नृत्य की शिक्षा की बात करें तो बहुत भिन्न है। भारत में हमारी जो नृत्य सीखने की परंपरा है वो एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत होती है, जहाँ पर कि हम गुरु के पास जाते हैं और वो परंपरा को प्रारंभ करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। और एक वो लंबी प्रक्रिया है, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे मैं अगर आप मुझसे खुद पूछे तो मैंने करीब 13 साल मैंने डांस में एकेडमिक ट्रेनिंग लिया है कथक डांस में। पटना के बाद मैं दिल्ली में गई और दिल्ली में मैंने कथक केंद्र में गुरु कृष्ण मोहन महाराज जी के पास फिर कथक डांस का एडवांस ट्रेनिंग लिया। दिल्ली में काफ़ी वक्त काम करने के बाद मैं वहाँ से दुबई गई और दुबई के बाद फिर मैं लैटिन अमेरिका गई। पर जो डिफरेंस मैंने पाया, हर कला पर क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। बिहार में अगर आप देखें, अगर हम बिहार की बात करें जहाँ पर मैं बचपन से लेकर बड़ी हुई और मैं डांस को सीख रही थी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो लोक परंपरा है, लोक संस्कृति है, अगर वही कथक नृत्य की हम बात करें तो उस कथक नृत्य में वहाँ की लोक संस्कृति का आपको प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर चैती बहुत ज़्यादा करते हैं, दादरा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो यहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव है। जब मैं यहाँ से दिल्ली गई तो दिल्ली में मैंने कथक का एक बहुत वृहद स्वरूप देखा, जो कि बहुत समृद्ध, बहुत स्टाइलाइज फॉर्म ऑफ कथक डांस रहा। और वहाँ पर मैंने और भी नृत्य विधाओं को देखा, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, बहुत सारे नृत्य शैलियों को देखा। विषय वस्तु सबके सेम होते हैं, क्योंकि सब हमारी जो भी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं वो आधारित होती हैं हमारी पौराणिक कथाओं पर, वेद, पुराण, उपनिषद पर जो उनका प्रेजेंटेशन है, जो उनकी प्रस्तुति है वो अलग होती है। और जब सारी नृत्य कलाएं एक साथ समृद्ध हो रही होती हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। यह प्रभाव मुझे दिल्ली में जब मैं सीख रही थी कथक केंद्र में तो मुझे ये देखने को मिला। दिल्ली में कार्य करने के बाद मैं दुबई गई तो वहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज मैंने फील किया, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नृत्य का जो भारतीय नृत्य शैलियों का जो मुख्य विषय वस्तु है वो हमारे रामायण, महाभारत, जो हमारे ग्रंथ हैं उस पर आधारित है। हमारे कंटेंट, जो विषय वस्तु है वो बहुत धार्मिक और पौराणिक तौर पर होते हैं। जब मैं दुबई पहुंची तो दुबई, एज वी ऑल नो, कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पर सबसे पहले मुझे ये कहा गया कि नृत्य तो आपको करना है, बट आप
आपका जो वो धार्मिक कंटेंट है जी उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। तो वहाँ पर जैसा मैंने बोला कि हर क्षेत्र का कला पर प्रभाव पड़ता है, तो वो एक विभिन्न प्रभाव था, क्योंकि अब डांस का मुझे वो स्वरूप क्रिएट करना था जिसमें कि हमारा जो मूल कंटेंट है, जो मूल विषय वस्तु है, वो उसमें से हटा देना है। तो आपके पास जब आप विषय वस्तु ही हटा दें और आपको नृत्य करने के लिए कहेंगे, तो नृत्य का रूप क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जी एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो नृत्य है, जिसमें हमारे तत्कार हैं, हस्तक हैं, मूवमेंट्स हैं, टुकड़े तिहाइयाँ, जो मिराक्युलस सिंटिलेटिंग फुटवर्क है, चक्कर है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो वहाँ पर जो दुबई में जो मैंने डांस का प्रेजेंटेशन किया, वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था। जैसे हमारे कुछ कथक डांस में आप देखेंगे तराना है, आपको दरबारी है, महफिल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे धार्मिक कंटेंट से और पौराणिक कंटेंट से अलग होती हैं। तो फिर हमने उस तरह से एक नया फ्रेम तैयार किया कथक के लिए। और दुबई में जो, ये तो हमारी प्रस्तुति की बात हो गई, और जहाँ पर हम वहाँ पर शैक्षणिक जो नृत्य की शिक्षा की बात करें, तो वहाँ का जो शिक्षण प्रणाली है भारतीय नृत्य शैलियों को लेकर, वो भारत से बहुत अलग है। भारत में क्या होता है कि हमारे गुरुजन, जैसा मैंने बताया, गुरु शिष्य परंपरा होती है। गुरुजन आते, हमारा कंटेंट फिक्स नहीं होता है या हमारे लेसन्स फिक्स नहीं होते हैं। गुरुजी अपनी इच्छा के अनुसार हमें कंटेंट देते हैं और उस कंटेंट पे हम सालों प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमें कभी ये जल्दी नहीं होती है कि आज हमें कुछ नया सीखने को क्यों नहीं मिला। पर आप अगर भारत से बाहर जाकर शिक्षा प्रणाली में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक एकेडमिक लेसन तैयार करना पड़ता है। बीइंग अ टीचर, आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आज हमने बच्चे को इतना सिखा दिया, और जब नेक्स्ट डे वो आएगा तो वो कितनी चीज़ को वापस प्रेजेंट कर पा रहा है। तो वो एक जो 100% आपका एकेडमिक एक्सेलेंस है, उसमें से हमने कितना गेन किया। तो भारत के बाहर जो शिक्षा की पद्धति है नृत्य शैलियों की या संगीत की या वादन की, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, इंडिया से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, जबकि ये हमारी खुद की परंपरा है। तो वो एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस है जब हम शिक्षण की बात करते हैं। इसके अलावा आपको हमारा जो कॉस्ट्यूम है, हमारे जो मेकअप है, हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाहर हमेशा हमारे लिए ये संभावनाएं नहीं होती हैं कि हम लाइव परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कि हमारे पास हमेशा वो सेट ऑफ म्यूजिशियंस रहेंगे। जैसे कि हम सितार है, सारंगी है, गायन है, वादन है, बांसुरी है, ये सारी चीज़ें जो नृत्य शैलियों में अकम्पेन करती हैं, अगर हम इंडिया में वो प्रस्तुति कर रहे होते तो वो हमें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि हम एक आर्टिस्टिक लॉबी में रहते हैं एंड वी आर सराउंडेड विद बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ में रहते हैं। पर भारत के बाहर क्या होता है, आपको इस शैली से संबंधित कलाकार ढूंढना अपने आप में एक बड़ा कार्य है। बिल्कुल। तो उस कार्य पर वर्क करना पड़ता है। तो फिर अगर वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि फिर हम क्या रिसोर्स लाएं, क्योंकि नृत्य गायन और वादन के बगैर नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर जो हमारे रिकॉर्डिंग कंटेंट्स होते हैं, या जो वो फ्यूज़न की हम बात करते हैं, कि वहाँ का जो फोक कल्चर है, या वहाँ का जो ड्रम्स है, या वहाँ का जो परकशन है या म्यूज़िक है, हम उसको लेकर इंडियन कल्चर को, इंडियन डांस को उसमें मर्ज करते हैं, और जब मर्ज करते हैं तो कुछ नया कॉन्सेप्ट बनकर आता है। तो ऐसा ही जब मैं लैटिन अमेरिका में थी, तो वहाँ पर भी कैरेबियन कंट्रीज़ में उनके अपने कैरेबियन ड्रम्स हैं, कैरेबियन म्यूज़िक है, ज़ेम्बे है, तो उन सब के साथ में हमने कुछ फ्यूज़न किया, और वहाँ पर कुछ कोरियोग्राफीज़, ऐसी नृत्य संरचना तैयार की जो कि आपको कैरेबियन ड्रम्स, आपको भारत की जो ट्रेडिशनल ड्रम्स हैं, तबला है, पखावज है, उनसे संबंधित म्यूज़िक, और दोनों कंट्री के डांस फॉर्म को मिक्स कर कर हमने काम किया है। जी बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि नृत्य या संगीत हर जगह इसका एक समान इसे देखा जाता है, हर जगह इसको एक साधना, एक तपस्या की तरह माना जाता है। अगर बात की, जैसा कि नृत्य की बात करें, तो कहते हैं कि इसकी गाथा हमारे पुराणों में भी है। समुद्र मंथन से लेकर त्रिलोक तक हमने इसकी गाथा सुनी है। बदलते परिवेश पे कितना अहम और क्या भूमिका आप नृत्य की मानती हैं? कोई भी कला, जब हम कला की बात करते हैं तो कला समय के साथ अपना स्वरूप बदलती है, क्योंकि कहते हैं कला तभी जीवित रहती है जब वो अपना स्वरूप बदलती है। तो अगर हम वेद और पुराण की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम वहाँ पर हमारे नाट्य शास्त्र, जो पंचम वेद की अगर बात करें, तो पंचम वेद में हमारे
पहले 4 वेद जो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद है, उनके कंटेंट्स हैं। बिल्कुल। और अभी जो हमारा प्रेजेंट ट्रेंड है नृत्य का, अगर आप वो देखें तो इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हैं, बहुत सारे क्रिएशंस हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे कंटेंट से अलग है जी। बस उनकी प्रस्तुति का बिल्कुल। तरीका बदल रहा है। बिल्कुल। समय समय के साथ उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसके विषय वस्तु में, आभूषण में, वस्त्र विन्यास में, स्टेज क्राफ्ट में, वो चीज़ें बदलती जा रही हैं वक्त के साथ। अगर बदलते परिवेश वर्तमान समय की बात करें, खासकर रियलिटी शोज़ पे, तो हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की कमी देखने को मिलती है। इसका क्या मूल कारण है? शास्त्रीय नृत्य शैली और लोक नृत्य शैली की जहाँ हम बात करें तो आज के जो हमारी परंपरा से उसका एक जुड़ाव है वो बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। पर जैसे जैसे वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, स्वरूप बदलता है। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें या रियलिटी शोज़ की बात करें तो रियलिटी शोज़ जो है वो एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा बेस्ड है। वहाँ पर हमारी जो नृत्य शैलियाँ हैं उसका जो गूढ़ आध्यात्म है या जो उसकी गूढ़ परंपरा है, वो एंटरटेनमेंट में उस डीप वे में वो नहीं जा सकते हैं। तो रियलिटी शोज़ में उसका जो प्रमोशन होता है वो एंटरटेनमेंट वैल्यू को ध्यान में रखकर किया जाता है। पर अगर हम शास्त्रीय नृत्य की परंपरा से जुड़कर अगर परंपरा के तौर पर उसको लेना है तो आपको परंपरागत शिक्षा में ही जाना होगा। बॉलीवुड में आप कमर्शियलाइज होने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर आप उसको ऑप्ट करें, वो एक अपना स्टाइल है और उस स्टाइल पे एक अलग प्रमोशन है आर्टिस्ट होने के तौर पर, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है खुद की तरक्की के लिए, खुद के विकास के लिए। और जहाँ तक हमारी कंटेंट की बात है, क्लासिकल और लोक नृत्य शैली की जो आप कह रहे हैं, वहाँ पर कम देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 5 मिनट या 2 मिनट बॉलीवुड का एक सॉन्ग 2 या 3 मिनट का होता है। 2 और 3 मिनट में तो हम शास्त्रीय नृत्य शैली के एक अंश को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रस्तुति है वो बहुत लंबी होती है। तो दैट्स हाउ ये डिफरेंस है टाइम का, प्रमोशन का। जी, ठीक है। जैसा कि आज हमारे बीच इतनी प्रतिष्ठित, इतनी प्रख्यात कथक नृत्यांगना मौजूद है, तो हमारे दर्शक बेशक चाहेंगे कि नृत्य की कुछ मुद्राओं को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। नृत्य की मुद्राएं संयुक्त और असंयुक्त मुद्राएं हैं। जी, इससे पहले मैं चाहूँगी कि नृत्य किस प्रकार हमारे लिए महत्व रखता है। खासकर कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसकी एक अलग अपनी पहचान गई, औषधि की तरह है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? नृत्य और चिकित्सा और जो हमारा स्वास्थ्य की हम बात करें तो नृत्य डायरेक्टली हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, अगर आप उसे सही तौर पर करते हैं तो। एक हम डांस करते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, हमने कर लिया, नहीं, आपको वो उसको एक जीवन शैली के तौर पर लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम शास्त्रीय नृत्य शैलियों में या लोक नृत्य शैलियों में जब हम रियाज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज है। जो आपने अभी कहा कि नृत्य अपने आप में योग है, अपने आप में एक साधना है, तो वो साधना है। और जब हम डांस करते हैं या रियाज करते हैं तो उसके साथ में हमारे सांसों का भी एक्सरसाइज होता है, जिसको हम योग में प्राणायाम कहते हैं। तो नृत्य जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारे लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को बहुत इंक्रीज करता है, क्योंकि हम बहुत केंद्रित होते हैं। जब हम डांस कर रहे होते हैं तो हम मल्टीपल स्किल्स एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे मोटर स्किल्स, हमारे विजुअल्स, हमारी मुद्राएं, हमारे अभिनय, हमारा जो अंग प्रत्यंग उपांग है जिसकी हम बात करें, मेजर लिम्स एंड माइनर लिम्स, हम सबको साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स वो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली, और डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप उसे पॉजिटिव तौर पर करें। जी बिल्कुल, वाकई नृत्य एक औषधि की तरह है हम मनुष्य के लिए। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि हमारे बीच इतनी प्रसिद्ध प्रख्यात कथक नृत्यांगना मौजूद है, तो हमारे दर्शक बेशक कुछ मुद्राओं को देखना चाहेंगे, अगर आप चाहें तो। नृत्य की कुछ मुद्राएं हैं, संयुक्त मुद्राएं हैं, असंयुक्त मुद्राएं हैं। उनको हम अलग अलग दिखाते हैं तो वो बहुत बृहत है। मैं 2 लाइन में आपको कुछ अभिनय करके दिखाऊंगी जिसमें कुछ मुद्राओं का भी प्रयोग है। वो लाइन ऐसे है, कैसे की जाऊं श्याम रोके डगरिया। इसका मतलब है कि राधा कृष्ण से शिकायत कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं कि मैं कैसे जाऊं कृष्ण, तुम हमेशा ही मुझे
रास्ते में रोके खड़े हो। तो कैसे कि जाऊं श्याम रोके डगरिया, कैसे कि जाऊं श्याम रोके डगरिया। तो अगर हम मुद्राओं की बात करें, पताका, सूची, अराला, जब हम कृष्ण की बांसुरी बना रहे हैं तो हम अराला मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ये पताका मुद्रा है। कैसे कि ये सूची है। तो आप अगर देखेंगे तो अभिनय मुद्राएं सब साथ में ये हम करते हैं, तो ये हमारी अलपद्म मुद्रा है। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। बहुत बखूबी और बहुत सुंदर तरीके से आपने इस मुद्राओं को प्रस्तुत किया। आप यहाँ पर आई, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए पंखुड़ी जी तहे दिल से आपका धन्यवाद है। थैंक यू सो मच शक्ति जी। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बेहद ही खास मेहमान, प्रख्यात कथक नृत्यांगना पंखुड़ी श्रीवास्तव। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य लिखें, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।